अच्छा जनाब, टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस में मैंने पेपर 2 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए और अब मैं आपको आज टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस के P1 के क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। और P1 के क्वेश्चन जो बहुत आसान होंगे उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, जो थोड़े मुश्किल होंगे उस पर ज़रा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मई जून 2020 के पेपर का, और इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि कपल को डिफ़ाइन करना है। तो कपल की डेफिनेशन हमें आती है ऐसी दो फोर्सेस का पेयर जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है जनाब, डायरेक्शन अपोजिट हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, और इस तरह से पैरेलल हो कि उससे रोटेशन प्रोड्यूस हो लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस ना हो। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन पे मूव करना। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव ना करे बल्कि रोटेशन कर सकता हो। तो ऐसी दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, रोटेशन प्रोड्यूस कर सकती हो, दे आर कॉल्ड कपल। तो इसका आंसर ए है, तो कोई इतनी मुश्किल बात इसमें है नहीं। सेकंड पार्ट में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, मई जून 2020 के पेपर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एफ़ पूछना चाह रहे हैं और एफ़ मालूम करने के लिए अगर इस पॉइंट एक्स को मैं पिवट मान लूँ तो ये वाली जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज घुमाएगी, और इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इट विल बी एफ साइन थीटा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है ये इसे क्लॉकवाइज घुमा रही है। क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो अगर पूरी रॉड की जो लेंथ है उस लेंथ को अगर मैं L कंसीडर कर लूँ तो जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है वो हाफ डिस्टेंस पर है, तो L/2 हो जाएगी। और अब आप इसको बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा जनाब C, ठीक है जनाब। तो इसका आंसर आपको C मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। तो हम और आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट है। इस रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड F है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पक्की बात है कि दे आर फॉर्मिंग अ कपल। और अब कपल की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो हमेशा मेथड ये होता है कि एक फोर्स लेते हैं और दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट इज़ b। तो फोर्स एक वैल्यू लेते हैं, 2f नहीं लेंगे, f सिंगल वैल्यू लेते हैं फोर्स की और मल्टीप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा f इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 2020 मई जून कह रहे जनाब एक रॉड है जो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रॉड होती तो बिल्कुल सेंटर पर इसका वेट होता, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है इसलिए इसका जो वेट है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा जी, करना क्या है, तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी अगर हम देखा जाए तो कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी d डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने पिवट मान लिया, बट अगर ये पिवट मान लूँ तो पिवट मान के एक मूवमेंट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो फोर्स है वो 60 ग्राम की है, और फोर्स को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टोटल रॉड की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो हाफ ले लीजिए, इट विल बी 25 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ आ जाइए, तो दूसरी तरफ इसका वेट है, रॉड का वेट 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस 25 होगा ये वाला, और 25 माइनस डी बन जाएगा, ठीक। इक्वेशन बेटा मैंने बना दी, इक्वेशन बना के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर मिल जाएगा ए, ठीक। अलबत्ता कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि सर ये ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, आपने इसको न्यूटन में कन्वर्ट नहीं किया। तो बेटा अगर मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए बोथ साइड्स को 9.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो वैसे ही एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जनाब। तो अगर दोनों तरफ ग्राम है तो चलता है,
अगर दोनों साइड को 9.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह लेंथ भी लेफ़्ट साइड पे भी सेंटीमीटर पर है, राइट साइड पे भी सेंटीमीटर पे, और आंसर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मीटर वगैरह में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये एक बड़ा आसान सा सवाल है मेरे ख्याल में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 मार्च 2020 के पेपर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब होता है इसका जो वेट होगा वो वेट इसके बिल्कुल सेंटर से एक्ट कर रहा होगा, और इसका वेट है 20 न्यूटन, दैट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड। अच्छा, कह रहे हैं व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स, फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए 15 और 5 ये दो फोर्सेस ऊपर की तरफ है, तो 15 भी ऊपर है, 5 भी ऊपर है, अपवर्ड फोर्स 20 हो गई, डाउनवर्ड फोर्स 20 हो गई। 20 माइनस 20 करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी 0, तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो गई, ठीक है जनाब। अब आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट मूवमेंट। तो रिजल्टेंट मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं पिवट इसके सेंटर को ही मान लेता हूँ, तो एक टर्निंग इफेक्ट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, एक टर्निंग इफेक्ट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, और दोनों अपोजिट है। अगर दोनों अपोजिट हैं और टोटल लेंथ 2 मीटर की है, तो ये वाली लेंथ भी बेटा 1 मीटर होगी और ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा। तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है वो 15 फोर्स है, और सेंटर से डिस्टेंस उसका 1 मीटर है, और जो दूसरा वाला टॉर्क है 5 न्यूटन की फोर्स है वो भी 1 मीटर डिस्टेंस अवे। और अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए 15 माइनस 5 द रिज़ल्ट आ गया 10। तो ये रिज़ल्ट आ गया 10। अच्छा, इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट अगर कपल की नज़र से देखें तो कपल के अंदर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। इट मीन्स दीज फोर्सेज आर नॉट कपल, और इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है। तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, डायरेक्शन भी अपोजिट नहीं है, तो कहीं से भी कपल नहीं है, ठीक है जनाब। एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि जब कपल नहीं है तो आपने सीधा सीधा एक क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है, और ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम में होती तो क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है, और वही डिफरेंस उसने आपसे पूछा है, और उसी डिफरेंस का नाम ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है जनाब। तो दोनों का रिजल्टेंट 10 है, इसलिए इसका आंसर हो गया जनाब ए। इस क्वेश्चन में आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्टूबर नवंबर 2019 के पेपर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जनाब ये कह रहे हैं कि ये पिवट है, और अगर ये पिवट है तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 200 फोर्स है, और 200 फोर्स का डिस्टेंस 0.8 मीटर है, ठीक है जनाब। ये डिस्टेंस है 0.8 मीटर। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसकी फोर्स है 300 न्यूटन, और 300 न्यूटन का जो डिस्टेंस है, तो और कीजिएगा पूरी की पूरी रॉड 2.4 मीटर की है। 2.4 को आधा करूँगा तो 2.4 का हाफ 1.2 मीटर बनेगा। 1.2 में से 0.8 हटा दूँगा तो पिवट से जो डिस्टेंस होगा वो 0.4 बचेगा। पिवट से जो डिस्टेंस होगा वो 0.4 बचेगा, ठीक है ना। 200 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 160, 300 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 120। इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि ये जो है दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है 160 माइनस 120 40, तो 40 न्यूटन मीटर इस वक्त रिजल्टेंट मूवमेंट है। और इसमें कौन सा वाला मूवमेंट ज़्यादा है, तो सर एंटी क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट ग्रेटर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो सर अगर इस रॉड को इक्विलिब्रियम में लाना है तो इस 20 न्यूटन मीटर का काउंटर लेकर आना होगा, और 20 न्यूटन मीटर का जो काउंटर होगा वो जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज में आएगा। तो 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर यहाँ से लगा दिया जाए तो वो मूवमेंट इस वाले मूवमेंट को बैलेंस कर देगा, और जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो इसका आंसर ए बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड के ऊपर अभी पहले से जो मूवमेंट लग रहे हैं वो एक एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इट इज़ 160, एक क्लॉकवाइज लग रहा है ऑलरेडी, इट इज़ 120। दोनों बराबर नहीं हैं, दोनों का रिजल्टेंट है 40, और ये 40 एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर कराना है ताकि वो इक्विलिब्रियम में आए, तो 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज लगाना होगा, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ए। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं बताइए
कौन सी डायग्राम है जो कपल को शो कर रही है। तो कपल के लिए चाहिए होती हैं दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ये सारी की सारी खूबियाँ ए में ही नज़र आ रही हैं। अगर हम बाकी को देखें तो इसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें सिंगल फोर्स है। तो खैर इसका आंसर बन जाता है ए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर का, इस यूनिट का मेरे ख्याल में ये बड़ा गंदा सा सवाल है। इस गंदे से सवाल के अंदर क्या बुरी सी बात है जिसको मैं गंदा सा सवाल कह रहा हूँ, तो ज़रा रीज़न सुनिएगा। ये एक्स एक सिस्टम है। इस एक्स जो सिस्टम है उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन। एक राइट पे लग रही है फोर्स, एक लेफ़्ट पे लग रही है। तो 20 और 40 इन दोनों का अगर मैं पूछूं रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, इक्विवेलेंट फोर्स कितनी होगी, तो इक्विवेलेंट फोर्स होगी 20 न्यूटन रिजल्टेंट होगी और टू द लेफ़्ट होगी, क्योंकि ये 40 न्यूटन वाली फोर्स ज़्यादा है, लेफ़्ट साइड वाली फोर्स ज़्यादा है। तो ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, द रिजल्टेंट इज़ 20, और ये जो 20 न्यूटन होगा ये टूवर्ड्स लेफ़्ट होगा। ठीक है ना, पहला पोर्शन तो ये होगा। अच्छा जी, उसके बाद फोर्स के बाद कह रहे हैं कि अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि मूवमेंट कितना होगा इसके ऊपर मूवमेंट एक्स वाले सिस्टम का इक्विवेलेंट मूवमेंट कितना होगा। ठीक, तो मूवमेंट निकालने के लिए मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी पर है कि मैं इस फोर्स 40 न्यूटन के ऊपर पिवट ले लूँ। अगर मैंने पिवट ले लिया तो ये वाली फोर्स इसे सिस्टम को यूँ घुमाने की कोशिश करेगी, और जब घुमाने की कोशिश करेगी तो 20 न्यूटन की फ़ोर्स होगी, और इसका पिवट से जो डिस्टेंस होगा ये 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो 10 न्यूटन मीटर का रिज़ल्ट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है ए आंसर इसका है। लेकिन ये ओनली नहीं है। ओनली नहीं का मतलब है कि अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं 40 न्यूटन को पिवट नहीं ले रहा, मैं 20 न्यूटन को पिवट ले रहा हूँ। अगर आपने 20 न्यूटन को पिवट ले लिया तो ये वाला टॉर्क भी पॉसिबल है, और ये वाला जो टॉर्क होगा ये बनेगा 40 मल्टीप्लाई 0.5 इट इज़ इक्वल्स टू 20 न्यूटन मीटर। और देखिए नीचे लिखा हुआ है 20 न्यूटन मीटर, लिखा हुआ है क्लॉकवाइज। यस इट इज़ पॉसिबल। लेकिन इस सवाल के अंदर ख़राबी उसने क्या कर दी सर, ख़राबी उसने कर दी ओनली लिख दिया। जब ओनली लिख दिया तो ये चीज़ गलत हो गई, क्योंकि ओनली का मतलब है सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है, कुछ और हो ही नहीं सकता। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने पिवट यहाँ पे ले लिया तो 10 न्यूटन मीटर की पॉसिबिलिटी है, अगर बेटा पिवट मैंने यहाँ पे ले लिया तो 20 न्यूटन मीटर की पॉसिबिलिटी है। तो बोथ आर पॉसिबल। इसने ओनली कह के ये वाला आंसर ख़राब कर दिया। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए है जिसमें हम कोई भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। तो ये ओनली वाली जो बात है ना, वो इस सवाल में जहाँ जहाँ ओनली का लफ्ज़ आ रहा है वो काम क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। ठीक है जनाब। इसी तरह आप ऑप्शन सी को भी अगर कनेक्ट करेंगे तो ऑप्शन सी के अंदर कह रहे हैं सी इज़ इक्विवेलेंट टू एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर। इस पर तो 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क ना किसी भी कंडीशन में नहीं आ पा रहा है। मतलब ये कि अगर मैं इसको यहाँ पे पिवट लूँ तब भी 30 नहीं आएगा, 40 और 50 का आधा 20 बन जाएगा। यहाँ पे पिवट लूँ तो 10 आ जाएगा। सर बीच में ले लें, तो सर बीच में हम नहीं लेंगे, हम हमेशा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है। ऑब्जेक्ट देता ना तो ऑब्जेक्ट देने पर हम सोचते ठीक है जनाब। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो जो मैं पिवट लूँगा वो किसी एक फ़ोर्स के ऊपर लूँगा ताकि वो फ़ोर्स डिसफंक्शन हो जाए। तो जनाब इसके अंदर सी और डी आंसर पॉसिबल नहीं है। ये गंदा सवाल है, इसका आंसर सिर्फ ए है। और क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है इसलिए एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ और उसका आंसर ना पता हो तो इस सवाल को जस्टिफाई कराना वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी गंदा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कपल एक्ट कर रहा है। कपल का मतलब एफ और एफ हो गया, और इन दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस इज़ नॉट मेजर्ड फ्रॉम द पिवट। जब कभी कपल का आपको टॉर्क निकालना हो, टॉर्क ऑफ कपल निकालना हो, तो फोर्स लिखेंगे और फोर्स के दरमियान टोटल डिस्टेंस लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस इसका 2d है, और अगर 2d इसका डिस्टेंस हो गया तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहे हैं जनाब कि एक रॉड है, इस रॉड का जो अपना पर्सनल वेट है, वेट ऑफ रॉड वो नेग्लिजिबल है। रॉड के वेट को छोड़ दीजिए, अब जो फोर्स नज़र आ रही है सिर्फ उसको गौर कीजिएगा। तो सर एक फ़ोर्स है 75 न्यूटन की, ये 75 न्यूटन की फ़ोर्स इस रस्सी के अंदर पैदा कर रही होगी टेंशन। सर इस टेंशन की वजह से टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एंगल बना रहा है। टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा,
जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है जनाब। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहे, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बताइए हॉरिजेंटल फोर्स बतानी है, हॉरिजेंटल फोर्स। और अगर हॉरिजेंटल फोर्स चाहिए तो मुझे ये वाली हॉरिजेंटल फोर्स कैलकुलेट करना है। असल में ये हॉरिजेंटल फोर्स दीवार की तरफ जा रही है, तो दीवार इसका रिएक्शन देगी, क्योंकि इसने बोला है बाय द वॉल, तो हॉरिजेंटल फोर्स मालूम करना है बाय द वॉल। लेकिन पहले हॉरिजेंटल फोर्स टी वाली तो मालूम कर लें। तो कैसे मालूम करेंगे, तो ज़रा सीखिएगा। ये बताइए वेट 75 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड और टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिंग अपवर्ड। तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट 75 न्यूटन फोर्स के बराबर है, ठीक है ना। ये टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है। फिर आपको अगर वेक्टर का चैप्टर आता हो तो वेक्टर के चैप्टर में हमने पढ़ाया होता है कि टेन थीटा बराबर होता है वाई अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है जनाब। एक्स का मतलब हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, ठीक। और अगर याद नहीं आ रहा तो मैं यूँ याद दिला दूँ, किसी भी वेक्टर का ये हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट होता है, किसी भी वेक्टर का ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये वाला जो एंगल होता है, दिस एंगल इस थीटा, इस थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो आप जानते हैं अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इट बिकम्स टेन थीटा, ठीक है जनाब। तो टेन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक। थीटा दिया हुआ 30 डिग्री का। तो अगर आपने हॉरिजेंटल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हॉरिजेंटल टेंशन, टेंशन का हॉरिजेंटल, ऊपर टेंशन का वर्टिकल लिखें 75, टेंशन का हॉरिजेंटल इधर आ गया, टेन थीटा को इधर लेकर आ जाए, थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। तो आप 75 को डिवाइड करवाइए 1030 से, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 130 न्यूटन। एक्चुअली इट इज़ दिस हॉरिजेंटल फोर्स, और ये हॉरिजेंटल फोर्स दीवार की तरफ जा रही है, तो सर दीवार इसको क्या देगी, रिएक्शन देगी। तो ये हॉरिजेंटल फोर्स है जो इस तरफ से आ रही है, उसको दीवार से जो हॉरिजेंटल फोर्स मिलेगी रिएक्शन में, इट विल बी 130 न्यूटन। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ख़ुद कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट पिवट है और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसमें फोर्स है 12 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन है इसलिए 1000 मैंने लगा दिया, फोर्स हो गई। और इसका पिवट से डिस्टेंस है 17 मीटर, तो फोर्स 12,000 डिस्टेंस 17 मीटर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आ जाइए, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है उस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मास है 5000, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि फोर्स बने, क्योंकि उस तरफ न्यूटन में, तो इधर भी न्यूटन में फोर्स होना चाहिए। और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स से, सर एक्स होगा ये मूवमेंट आर्म, और यही मूवमेंट आर्म उसने पूछा है। कह रहे जनाब कि जो काउंटर वेट मैंने लेफ़्ट साइड पर रखा हुआ है इसकी पोजीशन क्या होना चाहिए ताकि वो उसको इक्विलिब्रियम में लेकर आ सके, हाउ फार, कितना दूर है। तो ये एक्स आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको इसके सामने मैंने इक्वेशन बना दी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें और आप एक्स निकालेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4.16, ठीक है जनाब। तो रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, रिकॉर्डिंग में सवालों को आप आराम से देखिए। अलबत्ता हमें रिकॉर्डिंग बनाते वक्त थोड़ा तेज़ भागना होता है ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करा सकें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे जनाब एक राइड है, इस राइड को एक मोटर घुमा रही है, और जब मोटर घुमा रही है तो जाहिर सी बात है कि जब ये राइड घूम रही है तो इसके ऊपर जो एयर की रेजिस्टिव फोर्स आ रही है जिसको वो ओवरकम कर रही है मोटर, वो फोर्स है 85 न्यूटन की। तो जब ये घूम रहा है तो जाहिर सी बात है घूमते हुए ये भी 85 न्यूटन को ओवरकम कर रहा है, ये भी 85 न्यूटन को ओवरकम कर, मोटर जो है एयर की रेजिस्टेंस को 85 न्यूटन को ओवरकम कर रही है। तो समझ जाइए कि यहाँ पे भी 85 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करवाया जा रहा है, यहाँ पर भी 85 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करवाया जा रहा है बाय मोटर। तो फोर्सेस हो गई कपल, तो फोर्स हो गई कपल, 85 न्यूटन फोर्स है और इन फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो ये जो बेटा 3.2 मीटर डिस्टेंस है ना, ये 3.2 मीटर डिस्टेंस जो है ये सेंटर से है, सेंटर से, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द पोल, पोल के सेंटर से 3.2 है, तो पोल के सेंटर से 3.2 है, तो दोनों जो इसके एंड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जनाब ये इस वाले पोर्शन की इक्वेशन मैंने बना दी कि कपल है 85 न्यूटन, दोनों के दरमियान का टोटल डिस्टेंस है 3.2 मल्टीप्लाई 2, ये एक कपल हो गया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में गौर करें तो ये एक और भी है, और अभी एक और भी है तो उसके लिए भी सेम कंडीशन है, सेम एयर में मूव कर रहा है,
सेम एयर में मूव कर रहा है, सेम डिस्टेंस पर है, तो ये 2 से मैंने इसको इसकी वजह से और मल्टीप्लाई करा दिया। और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर में रिजल्ट आएगा 1088 यानी 1090, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद जनाब एक और क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 18 की पेपर का क्वेश्चन। कह रहे हैं जनाब कि 2FR रिज़ल्ट चाहिए। तो 2FR रिज़ल्ट के लिए पहले ज़रा चेक कीजिए कि कौन कौन सी फोर्सेस ऐसी हैं, कौन कौन सी डिस्क ऐसी है जिस पे कपल लग रहा है। तो ए पे देखें तो ए पे कपल नहीं है, सी पे देखें तो दोनों की फोर्सेस कपल नहीं बना रही। कपल के लिए होता है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होना, 180 डिग्री पर होना। ये दोनों 90 पर हैं, ये दोनों फोर्सेस 90 पर हैं। ये दोनों फोर्सेस जो हैं, अगर मैं डी की बात करूं तो डी वाली जो दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस कपल बना रही हैं। यानी कपल वाली जो फोर्सेस हैं वो देखा जाए तो इसके अंदर सर कपल वाली जो फोर्सेस हैं वो बी भी कपल बना रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कपल बना रहे हैं। तो बी और डी कपल बना रहे हैं, लेकिन बी और डी में कपल बना के मुझे रिज़ल्ट ये वाला चाहिए। तो इस वाले रिज़ल्ट के लिए क्या करना होगा, तो बताइए दोनों के दरमियान का टोटल डिस्टेंस r प्लस r कितना है, 2r है। तो इसका रिज़ल्ट बनेगा f इंटू 2r यानी 2FR, और यहाँ पे रिज़ल्ट बनेगा 2f डिस्टेंस 2f फोर्सेस 2r डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा 4FR। तो अगर 4FR चाहिए होता तो डी आंसर होता, आपको चाहिए 2FR, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 2FR इसलिए इसका आंसर होगा बी। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक डाइविंग बोर्ड के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है आर पोजीशन के ऊपर, और ये 2 रॉड्स हैं, ये 2 रॉड्स हैं, ठीक है जनाब। इन 2 रॉड्स में एक रॉड ऊपर की तरफ लगी हुई है और एक रॉड नीचे की तरफ लगी हुई है। तो जो रॉड नीचे की तरफ लगी हुई है इसकी फोर्स ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लगेगी, और जो रॉड ऊपर की तरफ लगी हुई है उससे आने वाली फोर्स जाहिर सी बात है नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। तो ये दोनों ने फोर्स एक्सर्ट करना है और ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पिवट नहीं बताया हुआ है। सबसे पहले पूछ रहे हैं फोर्स एट पी, पी वाली फोर्स चाहिए। तो भाई अगर आपको पी वाली फोर्स चाहिए तो सर पी वाली फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो इस क्यू को मानना पड़ेगा पिवट, ठीक है ना, क्यू को पिवट मानना पड़ेगा। ठीक, जब आप क्यू को पिवट मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका क्यू पिवट है तो ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस 10 मीटर है। इस बंदे का जो वेट है, फॉर एग्जांपल इसका वेट 600 न्यूटन है, तो 600 मल्टीप्लाई 10, इसका मूवमेंट हो गया 6000, इसका मूवमेंट हो गया 6000, ये बंदे का मूवमेंट है 6000। ठीक, अच्छा लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाइए। लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि जो पी की वजह यानी ये वाला मूवमेंट तो क्लॉकवाइज हो गया ना बेटा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस वक्त 6000 दे रहा होगा, 6000 दे रहा होगा उस बंदे को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। और इस 6000 में ये वाला डिस्टेंस फिक्स रहेगा, डिस्टेंस तो बदल ही नहीं सकते आप। ठीक, तो ये जो पी होगी, ये पी कोई सर्टेन फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर रही होगी। अब हो क्या रहा है सर, हो ये रहा है कि जो बंदा है ना, इस बंदे ने काम ये ख़राब कर दिया कि ये बंदा इस तरफ चलना शुरू कर रहा है। जब ये बंदा अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लिखा है जनाब कि पर्सन स्लोली मूव टूवर्ड्स पॉइंट क्यू, ये क्यू की तरफ आ रहा है। सर जब ये क्यू की तरफ आ रहा है तो ये बंदा जब यहाँ आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जब ये यहाँ आ जाएगा, तो जब ये यहाँ आएगा तो इसका वेट तो चेंज नहीं हो सकता। इसने सर अपना डिस्टेंस कम कर लिया, और जब इसने अपना डिस्टेंस कम कर लिया तो डिस्टेंस कम करने से इसका मूवमेंट सर कम हो गया। फॉर एग्जांपल पहले 6000 था, फॉर एग्जांपल अब इसका जो मूवमेंट है वो 4000 हो गया, ठीक है जनाब। इसका मूवमेंट 4000 हो गया। जब मूवमेंट इसका 4000 हो गया, क्योंकि ये बंदा लेफ्ट साइड पर आ गया है, तो अब ज़रा पी वाले मूवमेंट के ऊपर आओ। पी को भी 4000 करना है, पर 4000 करने के लिए क्या ये डिस्टेंस बदल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस? नहीं सर, डिस्टेंस तो बदल ही नहीं सकते, रॉड तो अपनी जगह पे फिक्स है। तो अगर इस नंबर को छोटा करना है और डिस्टेंस कम नहीं कर सकते तो सर फोर्स को ना कम करना पड़ जाएगा, तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जब ये बंदा ये जो आर पे खड़ा हुआ है ये क्यू की तरफ जाता है तो क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट कम हो जाता है, और क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट कम होने पर एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट भी कम करना है। एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट को कम करने के लिए फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, तो मूवमेंट आर्म तो छोटा हो नहीं सकता, वो फिक्स है, तो पक्की बात है फोर्स कम हो जाएगी। तो पी पर लगने वाली फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी, पी पर लगने वाली फोर्स
डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब ज़रा दूसरे स्टाइल पर आइए। दूसरा स्टाइल क्या हो सकता है सर? दूसरा स्टाइल ये है कि मैंने फोर्स क्यू वाली मालूम करनी है। सर अगर फोर्स क्यू वाली मालूम करनी है तो अब आप ऐसा करो, इस पी को पिवट मान लो। जब इस पी को पिवट मानोगे तो बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है, ये बंदा वैसे ही आगे आएगा। जब ये बंदा आगे की तरफ आएगा तो इसका मूवमेंट कम हो जाएगा। इसका मूवमेंट कम हो जाएगा तो जो रॉड क्यू फोर्स लगा रही है उसका मूवमेंट भी कम करना है, और कम करने के लिए पिवट से डिस्टेंस तो कम हो नहीं सकता, तो पक्की बात है क्यू वाली फोर्स भी डिक्रीज़ होगी, क्यू वाली फोर्स भी डिक्रीज़ होगी। तो जनाब इस बंदे के आगे आने से क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट भी डिक्रीज़ कराना है। डिक्रीज़ कराने के लिए डिस्टेंसेस फिक्स होते हैं, अगर डिस्टेंसेस फिक्स होते हैं तो यकीनन फोर्सेस डिक्रीज़ होंगी, पी वाली फोर्स भी डिक्रीज़ होगी और क्यू वाली फोर्स भी डिक्रीज़ होगी, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ए। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन बात दो फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड एफ है यानी कपल है। इस कपल में दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, हर चीज़ पूरी है, कपल है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 2d होगा, d और d 2d होगा, तो फोर्स लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 2fd। ठीक है ना, अब तो थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा के तो लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा 2fd। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 2018 के पेपर का एक और क्वेश्चन कह रहे हैं जनाब, एक रॉड है, इस रॉड का पिवट पी पर है, इस रॉड का जो पिवट है वो पी पर है। अच्छा अब आप अगर गौर करें तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द टोटल मूवमेंट अबाउट पी, टोटल मूवमेंट निकालना है, रिजल्टेंट मूवमेंट निकालना है। तो गौर कीजिएगा, एक मूवमेंट तो सर ये वाला आ रहा है, ये वाला जो मूवमेंट आ रहा है दिस इज़ अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है इसकी फोर्स है 5, फोर्स है इसकी 5 और डिस्टेंस है इसका 0.5 मीटर, तो ये मूवमेंट हो गया इसका 2.5, मूवमेंट हो गया इसका 2.5। ठीक, अच्छा ये तो क्लॉकवाइज वाला हो गया। अब इस क्लॉकवाइज वाले को मैं इरेज करके अब एंटी क्लॉकवाइज पे जाना चाह रहा हूँ। जो एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट होगा ना वो सर इस 16 न्यूटन वाली फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब sin 30, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब sin 30। तो मैंने 16 को sin 30 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो रिज़ल्ट आ गया 8, यानी ये वाली फोर्स 8 न्यूटन की होगी वर्टिकल। आपको याद है हॉरिजेंटल फोर्स इज पासिंग थ्रू पिवट, तो हॉरिजेंटल फोर्स का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो पिवट से पास कर रही है, उसको छोड़ दे। खाली वर्टिकल फोर्स देखिए, इट इज़ 8 न्यूटन। और बताइए जो 8 न्यूटन की फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो इसका डिस्टेंस भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, फोर्स 8 न्यूटन है, डिस्टेंस वही है 0.5, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगा। ठीक, अब आप देख लीजिए 4 और 2.5 बराबर नहीं है, क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट निकालना होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दें। सर 4 में से जब आप 2.5 को माइनस करेंगे तो बड़ा सिंपल सा आंसर है जनाब 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, 1.5 इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर में। ठीक, और ये जो 1.5 होगा इसको थोड़ा और लंबी करना चाह रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, पूछा नहीं पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा क्योंकि वो ग्रेटर मूवमेंट है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, मई जून 2018 के पेपर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं दो पैरेलल फोर्सेस हैं एफ और टोटल रॉड की लेंथ 5d है। कह रहे हैं जनाब लार्जेस्ट टॉर्क चाहिए, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट टॉर्क के लिए आप गौर कीजिएगा कि ये कपल है, कपल में मैंने फोर्स लिखी और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस d है। ठीक है जनाब, इस पर आ जाइए, इट इज़ नॉट कपल, इट इज़ नॉट कपल। बी पर आ जाइए, इट इज़ नॉट कपल, कपल के लिए लाजमी है डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड एफ, दोनों के दरमियान का टोटल डिस्टेंस 2d। तो जनाब इसका रिजल्ट आ रहा है 2fd, एंड 2fd इज़ द लार्जेस्ट टॉर्क, और अगर लार्जेस्ट टॉर्क है तो इसका आंसर बन जाएगा जनाब डी। उसके बाद देखिए मई जून 2018 के पेपर का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि कपल किस में बन रहा है, कपल। तो कपल के लिए चाहिए होती हैं इक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की फोर्सेस डाउनवर्ड है, नॉट कपल। इसके अंदर देखिए सी, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, नॉट अ कपल। बी के अंदर फोर्सेस पैरेलल नहीं है, फोर्सेस शुड बी पैरेलल, फोर्सेस पैरेलल नहीं है, इट इज़ नॉट अ कपल। इसमें आए सारी की सारी खूबियाँ हैं, फोर्सेस इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्सेस पैरेलल हैं,
और अगर सारी की सारी इसके अंदर खूबियाँ आपको मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शन डी है इट इज़ शोइंग कपल ऑफ फोर्स। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद देखिए मार्च 2018 के पेपर का क्वेश्चन। ये वाली बात मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त समझाई हुई है कि अगर दो फोर्सेस कपल वाली हों तो कपल वाली फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो 45 न्यूटन 45 न्यूटन इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो ज़ीरो हो गई। ठीक है ना, 45 और 45 दोनों की रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई। लेकिन ये वाली 30 और ये वाला 30 न्यूटन जो है दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। मैं रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स में सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं, ये फोर्स ऊपर है ये फोर्स नीचे, दे कैंसिल टू ईच अदर। बट 30 न्यूटन और 30 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, तो जनाब रिजल्टेंट फोर्स आ गई 60। और अगर रिजल्टेंट फोर्स 60 आ गई तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है। एक बात हो गई। अब चाहिए रिजल्टेंट टॉर्क। और रिजल्टेंट टॉर्क में याद रखिएगा कि इस वाली 30 न्यूटन और इस वाली 30 न्यूटन का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों का टॉर्क ज़ीरो हो गया। लेकिन ये जो कपल होता है, कपल का तो सर टॉर्क होता है, और अगर कपल का टॉर्क होता है तो कपल का टॉर्क भी नॉन ज़ीरो होगा। नॉन ज़ीरो होने का मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा जनाब? इसका आंसर बन जाएगा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 2017 के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जनाब ये है कि ये एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। इस सॉलिड क्यूब का वेट W है, साइड्स ईच लेंथ L है। ठीक है जनाब। पहले इसको सपोर्ट कर दिया है, इसमें एक स्पिंडल लगा दिया है सेंटर पे से। ठीक है जनाब। सेंटर में से स्पिंडल पास कर रहा है, तो सर अगर सेंटर में से स्पिंडल पास कर रहा है तब तो ये आराम से बैलेंस हो जाना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब उन्होंने क्या करा कि जो स्पिंडल था उसको बीच में से निकाल के उन्होंने किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया। स्पिंडल इज़ नाउ रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड टू दिस पोजीशन। अच्छा, जब ये स्पिंडल को यहाँ लेके चले गए, राइट हैंड पे लेकर आ गए, तो गौर कीजिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। और अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये इसका पिवट है, ये वाला पॉइंट इसका पिवट है जहाँ पे इस वक्त स्पिंडल लगाया हुआ है, तो इस स्पिंडल के अराउंड अगर मैं देखूं तो ये वाला जो वेट होगा ना, इसका वेट ये इसको यूँ घुमाने की कोशिश करेगा। और जब इसको यूँ घुमाने की कोशिश करेगा तो वेट का डिस्टेंस स्पिंडल से L/4 है। ये से ये घुमाने की कोशिश करेगा। और जो मैंने अभी ब्लू एरो बनाया हुआ है, ये ब्लू एरो इस वक्त इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो मैं चाहता हूँ कि जनाब ये टॉपल ना करे। ठीक है जनाब। हमने क्या करना है, इसको बचाना है, प्रिवेंट करना है फ्रॉम टॉपलिंग। तो अगर टॉपलिंग से इसको प्रिवेंट करना है तो हमें कोई इसके अपोजिट, इसके बराबर पर इसके अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, पर लगेगा इसके इक्वल। तो WL/4 इतना ही लगेगा, WL/4 इतना ही लगेगा। पर ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो आपको लगाना पड़ेगा ना, वो क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। जो वेट की वजह से आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और उस एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज को रोकने के लिए जो हमें लगाना होगा वो जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज लगाना होगा, ताकि उसको बैलेंस कर सके। ठीक है ना। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2017 के पेपर का क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में ठीक है जनाब क्या हो रहा है तो ज़रा देखिएगा। 2 रिजिड स्टील बीम्स XY एक बीम मेरा, दूसरा बीम YZ है। ठीक है जनाब। दोनों को 50 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। अच्छा, ईच बीम इंक्लाइन एट 50 डिग्री। ठीक है। और दोनों का जो वेट है, दोनों का वेट नहीं, वेट ऑफ 4 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम Y। यहाँ पे एक वेट लाके बांध दिया, लटका दिया। द स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच बीम ऑन द हिंज एट Y। ठीक है जनाब। तो बताइए दोनों को कितनी फोर्स लगाना होगी हिंज पर, इस वाली जगह पर दोनों को कितनी फोर्स लगाना होगी। ठीक है जनाब। तो ये वाली फोर्स आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करना है कि इस जगह पर कितनी फोर्स लगाना होगी। ठीक है जी। तो बताइए इस वाले क्वेश्चन के अंदर और लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर इज़ इन इक्विलिब्रियम। जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है तो बेटा बताइए
कि मैं किस पॉइंट को पिवट ले लूँ, बताइए किस पॉइंट को पिवट ले लूँ। अगर आप पॉइंट एक्स को पिवट ले लें, ठीक है ना, अगर आप पॉइंट एक्स को पिवट ले लें, बल्कि पिवट लेने के बजाय मैं तो यूँ कहूँगा कि देखिए यहाँ से जो वेट हैंग हो रहा है इट इज़ डाउनवर्ड, यहाँ से एक फोर्स लगेगी अपवर्ड, यहाँ से एक फोर्स लगेगी अपवर्ड, ठीक है। और इन दोनों फोर्सेस का इस फोर्स को मैंने लिख दिया F, इस फोर्स को मैंने लिख दिया F। इन दोनों फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। इन दोनों के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो बताइए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो बेटा इधर आ जाएगा, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दे कैंसिल टू ईच अदर। लेकिन ये वाली जो फोर्स होगी ना, ये है वर्टिकल फोर्स और ये है वर्टिकल फोर्स। तो साफ नज़र आ रहा है कि जनाब जो आपने वेट हैंग किया है ना, इस वेट को काउंटर करने के लिए, ठीक है जनाब, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एक टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं, द सम ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो वाई एक्सिस वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा, या अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो सर अपवर्ड फोर्सेस दो हैं, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिंग अपवर्ड, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिंग अपवर्ड, और जो वेट है 4x.4 न्यूटन का, इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड। तो दो फोर्सेस एफ वी ऊपर लग रही हैं और जो 4x.4 न्यूटन फोर्स है वो नीचे लग रही है। अच्छा बताइए एफ वी को अगर सॉल्व कर लूँ तो बन जाएगा 2FV, और इस 2FV में साइन 50 डिग्री आएगा, एंगल 50 डिग्री का बन रहा है। और हमें फोर्स का वर्टिकल नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ फोर्स ईच एक्सर्टेड ईच बीम कितनी फोर्स लगा रहा है, तो ईच बीम की फोर्स F है, F आपने कैलकुलेट करना है। और अगर आपने F कैलकुलेट करना है तो ये नंबर है 4x.4, 2 इधर मल्टीप्लाई था बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा विथ साइन 50। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिलेगा 2.6x.4 न्यूटन, ठीक है जनाब। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है, इस वीडियो में सवाल देखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर 2 के भी करा दिए हैं, पेपर 1 के भी 2017 तक के, ठीक है जनाब। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 20, 19, 18, 17 सारे क्वेश्चन करा दिए इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इससे अगला यूनिट स्टार्ट कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़।